Good morning, students. Open your books. चैप्टर 7 राष्ट्रभाषा हिंदी। चलिए पहले इस पाठ का पठन करते हैं। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। जहाँ लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहाँ उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। ये बात आप सब जानते हैं। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतः अपनावें और जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें। इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। अंत में 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि यानी कि लिखित रूप। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। सर्वसम्मति होते बहुमत के साथ। सभी इस पक्ष पर एक मत थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसके पश्चात प्रश्न उठा कि हिंदी के किस रूप को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाए, संस्कृतनिष्ठ रूप को या हिंदुस्तानी रूप को। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। कोई निर्णय न हो पाने की स्थिति में मतदान हुआ। जानते हो ना, मतदान वोटें डलती हैं, तो वोट के हिसाब से फिर जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उसका ही बहुमत स्वीकार किया जाता है और उसी को स्वीकार किया जाता है। हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप एक मत से विजयी हुआ। यह एक मत गुरुमुख सिंह मुसाफिर का था, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया था। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी, यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती यदि ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी हिंदी के पक्ष में अपना मत ना देते। जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने या अंग्रेजी बने, ऐसा कोई विवाद ही नहीं था और ना इस संबंध में मतदान ही हुआ था। राजश्री टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 10 वर्ष अंग्रेजी बनी रहने का हठ करने लगे। इधर टंडन जी टस से मस ना हो रहे थे, यानी कि वो अपने विचारों पर स्थिर थे। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा, नवीन तथा सेठ गोविंददास ने टंडन जी के चरण पकड़ लिए और उनसे पंडित नेहरू की 10 साल अंग्रेजी बने रहने की हठ मान लेने की प्रार्थना की और कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेजी को और छूट नहीं देंगे। तब टंडन जी नेहरू जी की हठ मानने को राजी हो गए। अंग्रेजी को 15 साल की छूट दे दी गई। ये 15 वर्ष सन 1965 में पूरे होते, किंतु उससे पहले राजश्री टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वर्गवासी हो गए। अकेले सेठ गोविंददास बचे।
नेहरू जी ने सन 1960 में सन 65 के बाद अंग्रेजी बने रहने का विधेयक लोकसभा में पास कराया और समस्त कांग्रेसी सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान करने का सचेतक भी जारी कराया। अकेले सेठ गोविंद दास को उनकी प्रतिज्ञा का विचार करके इस सचेतक से छूट दी गई। सेठ गोविंद दास ने इस विधेयक का डटकर विरोध किया था, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका राजश्री टंडन को थी। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हों या दक्षिण या पश्चिम के, आज से 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र शंभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरुजी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जय घोष प्रदान किया वह सारे देश के विचार में हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। गुरु जी का दशम ग्रंथ भी जफरनामा छोड़कर हिंदी में ही है। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारा और सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी। उनके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए अनथक कार्य किया। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी और मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। हिंदी के साहित्य के निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा है। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। चलिए शेष कल अगले कालांश में पठन करेंगे इसका, और तब तक आप जितना आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से एक बार फिर रिपीटेड पढ़ें उसको, और ताकि आपको जो भी क्वेरी हो वो मेरे को आप लाइव क्लास में बताना, तो फिर मैं आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व करूँगी। थैंक यू।